कमरा में उनको फेंकते हुए भी दिखाई दे रहा है साहब। मैं कह रही भैया शादी कर ले, कह रहा बीवी पहले मकान बना लूं मैं, फिर शादी करेंगे। अब मैंने कही बेटा तू कब आवेगा, कहने लगा मम्मी मैं पैसे लेके आऊंगा। बेटा तू कल ही आ जा। तो वो कुछ लोग गांव के ही उन्होंने पैसा उधार ले लिया 1,30,000 रुपये। इकलौते बेटों को खोने के बाद में बूढ़े माँ बाप अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमाम आला अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ मिल जाए। बेटा तो हाथ से चला गया, कम से कम जिन लोगों ने उसकी हत्या की है उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर हम छोड़ेंगे। इस बात को लेकर तमाम आला अधिकारियों से मिल रहे हैं, मगर हर जगह से अभी तक निराशा हाथ लगी है। बेटा इकलौता था, 3 बहनों का अकेला भाई था, सबका लाडला भी था। बेटे का सपना था कि पहले अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा और उसके बाद में ही मैं शादी करूंगा। घर बनाने से पहले जब उसके पास उसके दोस्तों ने कुछ पैसा देखा तो वो पैसा उन लोगों ने उधार ले लिया था। तकरीबन 1 लाख कुछ रुपए की रकम थी, 1,20,000। हाँ। दोस्तों ने वो पैसे उससे उधार बतौर ले लिए कि जब तुम मकान बनाओगे तो हम वो पैसा आपको दे देंगे। उसी पैसे को लेने के लिए जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो रात को वो लोग वहीं रोक लेते हैं। बात नोएडा के सेक्टर 51 की, हाँ जी। सेक्टर 51 की है। रात को 9 बजे अपने माँ बाप से वो बात करता है। सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, हंसी खुशी उसने बात की थी, मगर फिर रात को 3 बजे एक भयानक कॉल आता है। वो ऐसा फ़ोन था कि माँ बाप के पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या कुछ पूरा मामला है उन्हीं से जानकारी लूँगा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के कालेआम पर मौजूद हूँ। बाबूजी आप क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर है जी। कहाँ से हैं आप? मैं शिवनगला नूरपुर करणपुर से हूँ। थाना कौन सा लगता है आपका? हमारा जहीराबाद थाना लगता है जी। क्या हुआ बेटा, कैसे वो सब वहाँ काम करता था और उसने पैसा सामने कर रखे थे। क्या काम करता था? वो ऐसे ही मजदूरी करता था जी, किसी होटल में भी करता था। तो उसने पैसा सामने कर रखे थे मकान बनाने के लिए। और मकान बनाने के लिए जब पैसा सामने कर रखे थे तो वो कुछ लोग गांव के ही उन्होंने पैसा उधार ले लिया 1,20,000 रुपये। और उन्होंने कहा है कि जब तुम मकान बनाओगे तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। वो पैसा लेने उनकी बात हुई होंगी कि हाँ पैसा लेने के लिए उन्होंने वहाँ वो गया है, क्योंकि पैसा गया लेने के लिए गया है। और सब वहाँ से 9 बजे मेरी बात हुई है कि मैं कल पैसा लेकर आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ उन्होंने वहाँ उसको ख़त्म कर दिया है, मार दिया है और होटल पैसे ऊपर से फेंक दिया है। और उसको अब हम पे 3 बजे कॉल आई है तो वहाँ जाकर देखे, हम 5-6 बजे पहुँचे हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था, हमारा ख़त्म था। और वो बता रहे हैं कि ये छत से गिर गया है। अब बताओ कैसे, मतलब जो है हमारा तो मर्डर करके नहीं है, उनको नीचे फेंक दिया था। वो गांव के थे जी, है हर्षरूप, वो कलवा और सौरभ, और ये लोग वहीं रहते हैं? हाँ, वहीं उसी होटल में नौकरी करते थे। अच्छा। जहाँ वो पैसे लेने गया था। हाँ। और ये रोजाना वहाँ रुक जाता था या उसी दिन? नहीं साहब, कभी कभी मतलब बाई चांस से ये तो गया था, वहाँ बुलाया था जी। बुलाया था? जहाँ पैसे के लिए गया हो, पैसे के लिए गया था जी। जो हमें मतलब जो है वहाँ बेटे से बातचीत हो कि पैसे लेकर आऊंगा। हाँ। तो हमारी शाम को बात हुई है। मकान बनाने की तैयारी थी कुछ? हाँ जी, तैयारी थी। मैंने कुछ पुरानी पहले भी ईंट थोड़ी सी मंगा रखी थी और मुझे ईंट मंगानी थी। तो उसने कही कि मैं पैसे ले। भाई, आपके भाई थे ना? मेरा भाई था। हाँ। भाई से कब बात हुई थी? 2-3 दिन पहले ही हुई। मैं कह रही भैया शादी कर ले, कह रहा बीवी पहले मकान बना लूं मैं, फिर शादी करेंगे। अब 2-3 दिन पीछे ही मेरे भैया की मौत की खबर आ गई। हम 3 बहनें, हमारा एक ही भैया। अब हमारे कोई ना रहा, हम बिल्कुल अकेले पड़ रहे हैं। माँ जी, आपसे बात हुई थी भाई बेटे की उस दिन रात को? हाँ हुई थी। क्या कह रहा था बेटा? मैंने कही बेटा तू कब आवेगा, कहने लगा मम्मी मैं पैसे लेके आऊंगा। बेटा तू कल ही आ जा, क्या हाँ मम्मी मैं आ जाऊंगा। रात बात हुई मेरी सोते वक्त। फिर शाम ऐसे हुई कोई, शाम को फिर हम एक नींद ले लिया हमने। जब फोन आया था तो कहने लगा कि
जिसने मारा था पहले उसने अपने घर फोन कराए, फिर वहाँ के बाद में फिर हमारे यहाँ फोन कराए। तो फिर कहिए कि बेटा तुम्हारा छत से नीचे गिर गया है और अपने बेटे को गाड़ी लेकर आ जाओ। क्या कह रहे हो? नो चोट लग गई है, तुम आ जाओ जल्दी, हमसे ऐसे कहिए। बेटे का क्या नाम बताया था? कुशल कुमार, कुशल हो जी, कुशल। उम्र? उम्र तो 23 साल, 22, 22.5-23 साल। यानी कि जो कुशल के दोस्त थे हाँ वो जी, दोस्तों के पास ही रात को रुक गया था। हाँ जी, दोस्तों के पास वो इसलिए रुक गया कि दोस्तों ने ये कह दिया होगा कि पैसे दे देंगे। पैसे दे देंगे। हाँ, हाँ, फिर वो हमें तो जब खबर मिली तो उसकी मृत्यु की खबर मिली हमें, तो क्या करें साहब बताओ। और हमारी कोई सुन भी नहीं रहा है, पुलिस भी हमारी पैसे रिपोर्ट कब दिए थे कुशल ने उनको? तो वो करीब 3-4 महीना पहले दिए थे। इस काम को लेके उन्होंने तो कहा था कि भाई हमें जरूरत है, तुम अपना काम, मैं पहले अब मेरा काम हो जाएगा फिर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, बेशक भले ही फालतू ले लेना। अच्छा। हाँ, ये कह करके चलो ठीक है हमें भी सहारा हो जाएगा, उस हिसाब से पैसे ले लिए थे। अब आप थाने गए थे, वहाँ क्या हुआ? थाने वालों ने साहब हमारी रिपोर्ट बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं, वो एकदम हमसे ये कह रहे हैं कि तुम जाओ, हम पहले अभी जांच कर रहे हैं। और आज हमें साहब मैं बड़ा पुलिस ने उठाया, उनमें से पूछताछ की? कोई भी साहब नहीं उठाया, बिल्कुल पूछताछ नहीं करी है, कोई भी नहीं उठाया है साहब। पूछताछ के लिए नहीं उठाया? नहीं, कोई नहीं साहब। ना कह देते हैं कल आइयो या परसों आइयो, हमको ऐसा टार बचाई कह करते दिनों के हैं। बेटे को? ये साहब 15 और 16 तारीख की रात 15-16 की रात। रात को हमारी बात भी हुई है 9:30 बजे के करीब, उसके बाद फिर मामला खत्म ही कर दिया है साहब। तो पुलिस ने अभी जो है कह दिया कि अभी कब बुलाया आपको दोबारा? पुलिस साहब मैं तो रोजाना चक्कर मार रहा हूँ वहाँ, क्या मेरी रिपोर्ट लिखो साहब, यहाँ से दूर तो मुझे पड़ जाता है, सेक्टर 49 में थाना पड़ता है ये, तो वो मुझे रोजाना ऐसे ही थे वापस कर देते हैं मुझे। एक भी दिन मतलब ये नहीं कहिए कि हाँ आप आओ और बैठो और आपकी रिपोर्ट लिख रहे हैं। हाँ, कलेजा पत्थर जैसा हो गया कुछ लोगों का, जो आला अधिकारी ऐसी अपनी कुर्सी को संभाले बैठे हुए हैं। कम से कम ऐसे लोगों के बारे में देखें। मैं कह रहा हूं कि चलो वो लोग निर्दोष हैं, जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, जांच के नाम पर उनको उठाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातचीत करके इनके सामने कम से कम ये चीज़ सामने आती कि भाई हाँ हमने पूछताछ कर ली है। पूछताछ क्या कह रहे थे, मतलब कोई उठाया ही नहीं है? कैसे? नहीं साहब, वो एक दिन वो बस थोड़ी देर के लिए लाए थे हमारे सामने। अच्छा। और हमारे सामने लाए थे? हाँ, लाए और ला करके जब हम वहाँ से चले आए तो उसको फिर वापस छोड़ दिया है। क्या कह दिया इन्होंने? नहीं कुछ किया। ना, इन्होंने कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं कि ना ये चद्दर खींचने से हुआ, बताओ चद्दर खींचने से कैसे हो गया है। तो वो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं कि चद्दर खींचने से हुआ, बताओ चद्दर खींचने से कैसे हो जाएगी मौत, कैसे गिर जाएगा वो। और फिर उसके घाव और निशान देखोगे तुम साहब। मैं बड़े कहाँ गए थे आप? मेरठ वगैरह गए थे? मेरठ नहीं गया हूँ साहब, मैं तो नोएडा में ही घूम रहा हूँ साहब। कभी कहीं डीसीपी साहब के यहाँ भी गया हूँ साहब। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो नो कह दी, उन्होंने कह भाई सही ढंग से जांच करो। जांच के लिए बोला है? हाँ। कब गए थे उनके पास? मैं कल गया था साहब। कल गए हो ना? हाँ जी। चलिए खैर, देखते हैं कि अब जांच में क्या होगा। फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। जो संबंधित पुलिस थाना है वो अगर कार्रवाई करना चाहे तो कम से कम कार्रवाई ऐसी तो हो जाए ताकि माँ बाप के दिल को ठंडक मिल जाए कि जो हमारे बेटे के हत्यारे हैं, क्योंकि इन्हें पूरा यकीन है कि उन लोगों ने हत्या की है। ये मौके पर तो थे नहीं, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिससे ये मालूम होता है कि हो सकता है हमारे बेटे को मार दिया गया। चलिए, कैमरा से हाँ। सीसीटीवी कैमरा से हमने जो फुटेज निकाले हैं उनसे साफ जाहिर है कि हाँ उनका मर्डर कर दिया है। कैमरे में क्या दिखाई दे रहा है? कैमरा में उनको फेंकते हुए भी दिखाई दे रहा है साहब, नीचे जो से। है आपके पास? हाँ जी, एक आदमी नीचे से देख रहा है कि हाँ भाई अब फेंको, तो वो कह रहा है कि अब फेंको, जब ही उसको फेंका है नीचे। क्या मेरी बहन? 6-7 आदमी हैं, आधे ऊपर हैं आधे नीचे हैं, इशारे कर रहे हैं नीचे से फेंक दो नीचे को। और तो उन्होंने पहले ही मार कर उसको फेंका है। करंट के निशान भी लग रहे हैं उसको, और निशान बहुत ज्यादा गहरे गहरे भी लग रहे हैं। और सिर में चोट आई है बहुत सारी, मुंह सगरी आँख फाँख सब फूटी पड़ी है। पामन में बिजली के करंट लगे हुए हैं और यहाँ पेट फटो पड़ो है, ये कमर में बोतलन के निशान है। अच्छा। हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? वो बिल्कुल साफ कर दे, वहाँ में ना कुछ भी नॉर्मल रिपोर्ट आई है डॉक्टर ने। पैसा दे रखे हैं तो बताओ क्या करें साहब, पैसा दे रखे हैं।
चलिए खैर वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। देखते हैं कि इसकी जांच में आगे क्या निकलता है।